नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज। आज है तारीख 16 मई, यानी आज जेएस के लिए वो एक बड़ा दिन है। यानी कि आज के दिन जेएस ने एक राष्ट्रीय लेवल पर एक बड़ा संगठन तैयार किया गया, जिसकी स्थापना 16 मई 2013 में विधि विधान के साथ की गई थी। लेकिन उनकी क्या प्रक्रिया रही, किस तरह वो प्लेटफॉर्म पे आए, किस तरह की वो क्या मांगे थी, इन पूरे मामले और पूरी बातों को जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है जेएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल जी कटारा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे इन तमाम विषयों को लेकर किस तरह का पूरा मामला है। आज आपके जेएस का स्थापना दिवस है, आज 16 मई है। आज जेएस के लिए एक बड़ा दिन है, लेकिन किस तरह संघर्ष किया है, किस तरह की प्लानिंग थी, क्या मूवमेंट रहा था इस पूरे मसले को खड़ा करने के लिए? सबसे पहले मैं इस देश की धरती पर निवास करने वाले समस्त कबीलाई संस्कृति आदिवासी समाज को जोहार नमन करता हूं। और जैसा मुकेश जी आपने कहा है कि आज का दिन जेएस और इस देश की धरती पर रहने वाले आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जेएस के रूप में इकलौता एक ऐसा संगठन आदिवासी समाज को प्राप्त हुआ जो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उन्नति के लिए बनाया गया संगठन हो। इसलिए आज का दिन जेएस और आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। इसकी जो शुरुआत है वो आज ही के दिन 8 साल पहले रखी गई थी। कुछ चंद मुट्ठी भर साथियों ने इसकी शुरुआत की थी, एक वैचारिक आंदोलन की नींव रखी थी, और ये आंदोलन आज बड़ा होते होते पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुका है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जब हमने शुरुआत की थी तो काम कैसे करेंगे हमको नहीं पता था। हमारे पास सिर्फ एक विचार था कि हमें अपने आदिवासी समाज में बदलाव लाना है, फिर हमें हर स्तर पे बदलाव लाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सामाजिक तौर पे बदलाव चाहते थे, हम सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, या जो कहीं कहीं देखने में आता है कि समाज में एक सामाजिक लीडरशिप का अभाव है। हम लीडरशिप की जब बात करते हैं तो लोगों के ध्यान में, जहन में, दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखाई देता है, और वो होता है नेता। लेकिन वही एक समाज को आगे ले जाने वाला व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि समाज को उसका एक उचित नेतृत्व देना, जो ईमानदार हो और समाज के लिए समर्पित हो। तो जेएस बहुत हद तक इस स्तर में, इस विचार में कामयाब हुआ है। आपसे कि जिस तरह से जेएस ने युवाओं को एक्टिवेट किया है, किस तरह आपने युवाओं को, खासकर आज की स्थिति में देखिए तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जेएस के कार्यकर्ता एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन कई बार राजनीति भी उन पे विवादित होता है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन इस समय परिस्थितियों के बाद भी आपने युवाओं को एक्टिव करा, कैसे उनको एक्टिव किया, क्या संगठन की थी? देखिए, जेएस जब बनाया गया था तो इसके निर्माण में पूरी तरीके से जो योगदान है वो युवाओं का रहा था। तो एक युवा दूसरे युवा से बहुत आसानी से जुड़ता है, क्योंकि हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है, जो मित्र होते हैं, वो हम उम्र होते हैं ज़्यादातर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने युवाओं को सबसे पहले जोड़ा, और युवाओं से बात करने में हमने सबसे जो महत्वपूर्ण आधारभूत जो विषय रखा वो भारत का संविधान रखा था। क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सामाजिक परिप्रेक्ष्य को जानने समझने लगता है। तो जब हमने भारत के संविधान में जो आदिवासी समाज के लिए अति विशिष्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हमने उनके सामने रखे कि हमारा आखिर इस देश में क्या योगदान है, और उस योगदान के अकॉर्डिंग हमारे पास बदले में हमको क्या मिला हुआ है। तो जब हमने ये सारी चीज़ें युवाओं के सामने रखी तो वो आसानी से हमारे साथ में काम करने के लिए तैयार हुआ। और जब युवाओं में ये सारी बातें गई
तो युवाओं के माध्यम से ही यही सारी चीज़ें जो पारिवारिक सदस्य हैं आदिवासी समाज के, वहाँ तक बात पहुँची। और जो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हम आदिवासी समाज के जो हक अधिकार है उनको आखिरी पंक्ति तक ले जाना चाहते थे, तो हम अपने इस उद्देश्य में सफल हुए। और इस सफलता की शुरुआत या इस सफलता का जो श्रेय है वो संगठन के साथ में जुड़े हुए जो युवा हैं उनको जाता है। तो खासकर इतना समय लगा है, क्या राजनीतियों पार्टियों पे भी आप पे दबाव आरोप लगे हैं कि ये तो एक विचारधारा नहीं है, यानी कि एक राजनीति पार्टी बन रही है, क्या लग रहा है? देखिए, आपके एक साथ दो सवाल आए। पहला तो लगने वाला समय, और दूसरा सवाल जो आपका जुड़ा हुआ है वो राजनीति से। देखिए, जयेश का जो काम है वो वैचारिक बदलाव लाना है, क्योंकि आज हमारे दिमाग में धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, बोली, इनका इतना कचरा भरा हुआ है, उसको निकालना और निकाल के और एक नए विचारों की स्थापना करना इतना आसान काम नहीं होता है। तो जब विचारों की स्थापना की जाती है या वैचारिक जो क्रांति आती है उसमें समय तो लगता है, तो हमको थोड़ा सा समय लगा। लेकिन जब हम उसकी विवेचना करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि 8 साल देखते देखते निकल गए। ये अन्य लोगों को लगता है कि 8 साल बहुत लंबा समय होता है, लेकिन जब हम विवेचना करते हैं तो 8 साल बहुत छोटा समय हमको दिखता है, लगता है। और दूसरा आपका सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ, तो देखिए, जब हमने जयेश की स्थापना की थी या जयेश का जो काम करने का तरीका है या जयेश के जो उद्देश्य हैं उनमें राजनीति कहीं नहीं है, क्योंकि हम आदिवासी समाज को भविष्य में उसके स्वशासन के लिए तैयार करने की मुहिम में हम लगे हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य आज सत्ता की प्राप्ति नहीं है। हम सत्ता से दूर रहते हुए समाज को अपने जो मूल अधिकार हैं, क्योंकि भारत का संविधान स्पष्ट करता है कि अधिसूचित क्षेत्र में आदिवासी समाज का स्वशासन होगा, यानी हमारा अपना शासन होगा, हमारा अपना राज होगा। तो फिर हम राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्यों पालें? हम तो स्वतः शासक हैं। तो ये कई बार जो कहा जाता है ये गलत है, ये अपवाद है। हाँ, ये बात सही है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ कि हमारे नाम से, जयेश के नाम से कई लोगों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कोशिशें जरूर की है, लेकिन हमने समय समय पे समाज के सामने अपना जो पक्ष है वो स्पष्ट रूप से रखा है, और समाज बड़े पैमाने पे इस चीज़ को समझने लगा है। मैं आपको इस बीच में रोकना चाहता हूँ अमित जी, क्योंकि आपने कहा कि 8 साल हो गए हैं, लेकिन कुछ आपको लग रहा है कि 8 साल में क्या कुछ बदलाव किया है जयेश ने, और किस स्थिति में सुधार किया, क्या लोगों को, क्या इसका 8 साल में संगठन तो खड़ा कर दिया है, लेकिन उसके बदले में लोगों को क्या बेनिफिट मिला, लोगों का आपके समाज में क्या बदलाव आया, समाज में कितना सुधार आया, इस पर क्या वो चर्चा हुई? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव होता है वैचारिक। एक हमारा अपना आदिवासी समाज का एक अभिवादन है जोहार। ये एक, मैं इसलिए रोकना चाहता हूँ क्योंकि जोहार शब्द को लेकर हमेशा राजनीति या वो धर्म संगठन, अलग अलग संगठन, तमाम इस जोहार शब्द को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। इस पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है जयेश की ओर से। ना सिर्फ ये जरूर है, सोशल मीडिया पे चीज़ों को, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, तमाम जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है उन्होंने जवाब जरूर दिया है, लेकिन इसकी पूरी तह तक या हकीकत क्या है इस शब्द को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगे, लेकिन जयेश की ओर से कोई लंबी प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि इसके बारे में लोगों को विस्तार से समझा सके। देखिए, ये एक साजिश के तहत विलुप्त किया हुआ अभिवादन का शब्द है जो आदिवासी समाज उपयोग में लाता रहा है अतीत में, लेकिन पिछली 2 पीढ़ियों में इस शब्द को, जो अभिवादन का शब्द है जोहार, इसको विलुप्त कर दिया है। तो
हमने सबसे पहले, क्योंकि देखो आदिवासी तभी आदिवासी रहेगा जब उसकी संस्कृति की रक्षा होगी, और हर संस्कृति में अपना एक अभिवादन का तरीका रहा है, अभिवादन का शब्द रहा है। तो आदिवासी समाज में जोहार शब्द अभिवादन का प्रतीक है। जोहार शब्द का मूल अर्थ जो होता है वो सकल जो पृथ्वी है, जो ब्रह्मांड है, उसको चलाने वाली जो शक्ति है प्रकृति, उसको जोहार शब्द से इंगित किया गया है। लेकिन जो आदिवासी समाज में जो अन्य संगठन से जुड़े हैं उनका कहना है कहीं से कहीं ऐसा उल्लेखनीय है, लेकिन जयेश कहीं और षड्यंत्र करके हमारे आदिवासियों को बहला फुसला कर ये भ्रमित करने का तरीका है, उस पर क्या कहना है? देखिए, जिन लोगों को मैंने अभी आपसे कहा ना कि कम से कम 2 से 3 पीढ़ियां हो गई है, हमारी संस्कृति का बहुत नुकसान हुआ है। अब जब हम उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो हमारी सांस्कृतिक महत्व की हैं लेकिन वो विलुप्त हो चुकी हैं या उनको दबा दिया गया है, जब हम उन्हें वापस चलन में ले आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी विचारधारा जो नहीं चाहती कि आदिवासी समाज अपनी मूल सभ्यता, संस्कृति, अपने रीति रिवाज को समझे, जाने और उनका पालन करें, तो ये जो ऐसी शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं किसी अन्य माध्यमों से, कुछ लोगों के माध्यमों से इस चीज़ का विरोध करवाती है। लेकिन आदिवासी समाज के जो पुजारी हैं, जो पूजा का विधान करते हैं आदिवासी समाज के अंदर, इसमें जो इनके गायने चलते, जो इनके गीत चलते, जो देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, जो प्राकृतिक शक्तियों का आह्वान किया जाता है, जब आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो उसमें आपको अवश्य रूप से जोहार शब्द की उपस्थिति आपको मिलेगी। दूसरा मेरा सवाल बीच में आपको इसलिए रोका था क्योंकि जोहार शब्द को लेकर प्रतिक्रियाएं आती रहती थी। जयेश ने इतने 8 सालों में क्या नया करा, क्या कुछ आदिवासियों में क्या बदलाव हुआ, उस पर 8 साल में तो आपने संघर्ष किया ही है, हम भी मान रहे हैं संघर्ष किया है, लेकिन उसमें बदलाव कितना करा कि ग्रामीण अंचलों में आदिवासियों के लिए अधिकारों को लेकर आप हमेशा अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कितने ग्रामीणों को, कितने आदिवासी क्षेत्रों में उसका विस्तार हो पाया? देखिए, इसकी फिलहाल अभी तक शुरुआत है। हम अभी ये नहीं कह सकते या हम दावा नहीं करते हैं कि बदलाव तुरंत हो जाएगा, क्योंकि ये एक वैचारिक क्रांति है, इसमें समय और लगेगा हमको। लेकिन अभी तक हमने जो अचीवमेंट किया, अभी तक हमने जो पाया है, वो हमारी उम्मीद से ज़्यादा हमें मिला है। जैसे एक सीधा सा उदाहरण, अगर ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी कोई चीज़ परेशानी आती है शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा, तो तुरंत हमारे पास सूचना आती है कि यहाँ पे ये घटना हो रही है और इसके विरुद्ध में हम क्या कर सकते हैं। तो जब हम उनको वो सलाह देते हैं तो वो स्वतः उस चीज़ को लिख करके कलेक्टर या एसपी के दरवाजे तक जाते हैं, वहाँ वो अपनी बात रखते हैं, वो सारे नियम कायदे कानूनों की जानकारी देते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं, संविधान को आधार मान करके और अपनी बात रखते हैं। और इन सब घटनाओं का, इन सब वैचारिक बदलावों का एक बहुत बड़ा रिजल्ट ये है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है तो वो शासक मान के नहीं जाता है, अपने आप को बड़ा अधिकारी मान करके नहीं जाता है, वो अपने आप को कर्मचारी मानता है। तो कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से हम आदिवासी समाज को स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। दूसरी जल जंगल ज़मीन की आप चर्चा हमेशा करते हैं, 5वीं 6ठी अनुसूची की मांग करते हैं, लेकिन इससे कुछ बदलाव आया नहीं। आपने सिर्फ हमेशा मांग ही करते रहे, सरकार आपकी सुन ही रही है, तो फिर कब तक ये संघर्ष चलेगा? देखिए, मैंने आपसे शुरू से अभी तक मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये वैचारिक बदलाव है, और वैचारिक बदलाव चुटकी बजाते हुए नहीं आता है, इसमें समय तो लगता है। क्या सरकार सुन रही है आपकी? सरकार सुनेगी, क्योंकि कई बार सरकार ने मूलभूत जो विषय हैं आदिवासी समाज जिससे प्रभावित होता है उनको बदलने की कोशिश की। बीजेपी की सरकार में भी ये कोशिशें की, हमने यहाँ से इनकार किया, हमने ज्ञापन के माध्यम से, हमने आंदोलनों के माध्यम से,
हमने आप मीडिया साथियों की मदद से अपनी बात सरकार के सामने रखी और सरकार ने हर वो कदम जो आदिवासी समाज के विरुद्ध हो सकता था उसको उठाने से परहेज किया है। और इस पूरी प्रक्रिया में आदिवासी समाज जयस के साथ में बिल्कुल आकर के एक शक्ति बन के, एक ताकत बन के खड़ा रहा है। दूसरी बात है कि जयस का फुल फॉर्म क्या है, ताकि मेरे दर्शक भी तो सुने। जयस एक शब्द है, शॉर्ट फॉर्म बता रखे हैं, इसमें भी कहीं आप उसका उदाहरण बताएं, उसके बाद मैं उसको बताता हूँ कि क्या है इसमें। जयस का पूरा नाम है जय आदिवासी युवा शक्ति, और जब इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं तो ये जयस हो जाता है। तो इसमें क्या है कि लोगों का ये भी कहना है कि राजनीतिक पार्टियों का भी कहना है, तमाम आदमी धर्म संगठन हैं, उनका ये कहना है कि ये तो जय मतलब जय यीशु के का बोलते हैं या अपने अलग अलग धर्म में जोड़ा जाता है। तो ये इस तरह के आरोप हैं, जयस क्यों ही जोड़ा गया? देखिए, तो जयस का जयसु से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि हम एक वैचारिक क्रांति के बीज बो रहे हैं। हम आदिवासी समाज में वैचारिक उत्थान की बात कर रहे हैं। जो आदिवासी समाज का मूल है, उसके विचार, उसके बीज आदिवासी समाज के बीच में पनपे, बड़े हों, पोषित हों, हम ये चाहते हैं। लेकिन हमारे समानांतर या वो विचारधारा जो आदिवासी समाज के विरुद्ध थी, जब हमने काम करना शुरू किया तो उस विचारधारा को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ जो आदिवासी समाज, सभ्यता, संस्कृति के विरुद्ध थी। तो उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने, उन्हीं के लोगों ने बेवजह, जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई मूल नहीं, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, उससे जोड़ने की कोशिश की गई और ये असफल कोशिश रही उनकी, क्योंकि समाज ने उस चीज़ को, उस शब्द को, उनके पक्ष को धुतकार दिया। लेकिन जयस को अपनाया, जयस के विचारों को अपनाया। आज आदिवासी समाज किसी भी अन्य धार्मिक संगठन में हो, किसी भी अन्य सामाजिक संगठन में हो, किसी अन्य राजनीतिक संगठन में हो, लेकिन जयस ने जो बातें कही है वो उन सभी ने माना है कि जयस जो काम कर रहा है, वैचारिक बदलाव का जो काम कर रहा है, वो समाज के हक और हित का है। क्योंकि इससे पहले किसी भी संगठन ने, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, कोई भी हो, कभी भी किसी संगठन ने मूल आदिवासी समाज के हक और हित की, अधिकारों की बात नहीं की थी। दूसरी बात यह है कि आपने लंबा समय 8 महीने से शुरुआत की, 8 सालों से शुरुआत की है। तो कहीं ना कहीं ये तो चीज़ें संस्कृति को लेकर भी आई है और जल जंगल ज़मीन की बात को लेकर भी आई, लेकिन अभी तक कितने जल जंगल ज़मीनों ऐसे अपने बात कर पाई है? क्योंकि खास करके बात करें, अभी तो जंगल पूरी तरह कटते जा रहे हैं, सुरक्षाएँ नहीं हो पा रही। जो आप कह रहे हैं कि जन जंगल हमारी है, सुरक्षा हमको करना है, लेकिन वहाँ ज़्यादातर प्रशासन का कब्जा आ रहा है। उन पर क्या अभी तक कर पाए हैं? क्योंकि बहुत सारे जंगल थे वो खेती बन गए हैं, पहाड़ी हैं वो कट के खेत बन गए हैं, उस पर क्या कुछ नया काम नहीं कर पाए? देखिए, लंबे समय से जो आदिवासी विरुद्ध विचारधारा अधिसूचित क्षेत्रों में या आदिवासी समाज के बीच में जो काम कर रही थी, उन्होंने कभी भी जल, जंगल और ज़मीन का महत्व आदिवासी समाज, सभ्यता और संस्कृति के लिए है, वो उन्हें नहीं बताया। लेकिन जब तक हम आए तब तक जंगल ज़्यादातर नष्ट हो चुके हैं। तो अब उन सारी चीज़ों को शून्य से फिर शुरुआत करना है हमारे लिए। हम पानी की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा जो पास का डैम है सरदार सरोवर, उसका पूरा पानी हमारे अधिकार क्षेत्र का है, लेकिन आज फिर भी हमारे खेत सूखे हैं। हमने आवाज़ उठाई, समाज ने उसका समर्थन किया। रही बात जंगल की, तो कई बार वन विभाग के साथ में हमारी बैठकें हुई है। हमने उनको कहा है कि भाई आपके काम करने का तरीका आपको बदलना होगा, और कई बार हमारी बातों से वे सहमत भी हुए और भविष्य में उनके द्वारा जो प्लानिंग की जाएगी, जो काम किया जाएगा, उसमें जो हमारी सलाह रही है, उन्होंने उस पर ध्यान देने का हमको भरोसा दिया है। और रही बात ज़मीन की,
तो आज ज़मीनों की स्थिति ये है कि अधिसूचित क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा या तो अवैध रूप से राज्य सरकार ने अपने अधीन किया हुआ है या कहीं ना कहीं गैर आदिवासियों का उस पर कब्जा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे खबरें आएगी, समाज भी जागृत होगा, इन सारी चीज़ों में बदलाव होगा और अवश्यंभावी बदलाव होगा। मुकेश जी, आज जेएस की स्थापना दिवस है और 8 साल हो गए हैं। अब क्या नया संकल्प में आने वाले दिनों में क्या बेहतर कर सकते हैं? देखिए, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 8 वर्षों में जो हमने किया है उसके लिए आत्ममंथन करना। कहाँ हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है, कहाँ हमसे गलतियाँ हुई है, हम अपनी गलतियों को कैसे सुधारें और अच्छा समाज के लिए हम किस तरीके से दे सकते हैं, ये विवेचना हम करेंगे और ये हमेशा होती है। और हम समाज से वादा करते हैं कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आज जो हम विचारों का बीज बो रहे हैं, ये समय के साथ में समाज को नई ऊंचाइयों की तरफ ज़रूर लेके जाएगा। दूसरा एक सवाल है, अंतिम है, क्योंकि हमेशा जेएस अलग अलग भाग, अलग अलग संगठन बन जाते हैं। जेएस है एक की शुरुआत, लेकिन उनकी विचारधाराएं अलग अलग। ऐसा क्यों? कभी कोई हिंदू का संगठन है जेएस के नाम से, तो दूसरा राजनीति में जा रहे हैं। तो ये आखिर जेएस के अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष अलग है, संगठन में अलग अलग गुट है, ऐसा क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जेएस में भी फूट होने लग गई? देखिए, जेएस में फूट नहीं है। जो वैचारिक कार्यकर्ता है वो सिर्फ समाज के लिए समर्पित है, लेकिन एक भीली में एक कहावत है कि जान साले ते कागड़ा भी आवे, कोलेटिया भी आवे, कुतरा भी आवे। मतलब बारात जब चलती है तो हर किस्म के उसमें लोग होते हैं, हर विचारों के लोग होते हैं। कुछ महत्वाकांक्षी होते हैं तो कुछ जानकारी विहीन लेकिन भीड़ को अपने नाम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कई लोग आए हैं और कई और आएंगे, लेकिन इन लोगों के आने या जाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हमने की थी उसी वक्त हमको इन चीज़ों का अंदेशा था। तो ये हमारे लिए कोई शॉकिंग चीज़ या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरीके के लोग आए हैं, वे समय के साथ बाहर चले गए हैं, क्योंकि समाज ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि समाज सच जानता है कि कौन व्यक्ति सच है, कौन सी विचारधारा अच्छी है, समाज उसके अनुसार काम करता है। मेरा एक सवाल है, अंतिम है, कि पिछले चुनाव की बात करें यानी कि विधानसभा, उसमें ज़्यादातर बहुमत का जो आंकड़ा निकल कर गया कांग्रेस के भी, लेकिन आरएसएस और बीजेपी का ये कहना है कि इस चीज़ों के लिए जेएस की वजह से सरकारें हारी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। क्या वजह रही इस? देखिए, आरएसएस और बीजेपी क्या सोचती है या क्या मंथन करती है और उसके मंथन के बाद क्या नतीजा निकल के आता है, ये उनका अपना विवेकाधिकार है। वो क्या सोचते हैं ये वे जाने। मैं उनकी सोच से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और ना जेएस उनकी सोच से, उनकी विचारधारा से इत्तेफाक रखता है। और रही बात बीजेपी की हार की या बीजेपी की हार में जेएस के योगदान की, तो मैंने पहले भी स्पष्ट कहा है कि भाई जेएस का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम आदिवासी समाज को उसके हक, उसके हित और उसकी सांस्कृतिक जो पहचान है उसको बचाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, क्या ज़रूरी है, हमने सिर्फ समाज को ये दिखाया। अब समाज ने उसको कितना समझा और उसका क्या नतीजा रहा, अगर इसकी विवेचना बीजेपी और कांग्रेस करती है, बीजेपी कांग्रेस या आरएसएस करती है, तो ये उनके मंथन का विषय है, मेरे मंथन का विषय नहीं है और ना जेएस के मंथन का विषय है। कि जेएस शुद्ध सामाजिक संगठन है और आदिवासी समाज के हक और हित के लिए बना हुआ संगठन है।
अंतिम मेरा सवाल है, आज स्थापना दिवस पर क्या मेरे दर्शकों और आपके संगठन के पदाधिकारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस देश के पूरे आदिवासी समाज के सभी अंगों से एक बात कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा। आप चाहे किसी राजनीतिक विचारधारा का पालन करते हो, किसी धार्मिक विचारधारा का पालन करते हो, आप कुछ भी करते हो, लेकिन अगर आप आदिवासी हैं तो एक बार आप भारत के संविधान का अध्ययन ज़रूर करें। आदिवासी समाज का उसमें क्या योगदान है या उसको संविधान से क्या मिला है और जो दिया है उसका कारण क्या है। संविधान सभा ने इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हमको क्यों दी है, वे ये जानने की कोशिश करें, वे इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। और अगर वे जानकारी हमसे भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको उन्हें जानकारी देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वे कोशिश करें कि वे कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे समाज की सामाजिक या सांस्कृतिक रूढ़ी प्रथाओं को किसी भी तरह का नुकसान हो। हमें समाज को बांटना नहीं है, हमें समाज को जोड़ना है, क्योंकि इस देश में जो आदिवासी समाज निवास कर रहा है, जो यहाँ रह रहा है, वो इस देश के 60% भूभाग का मालिक है। ये बात उसको समझनी होगी, ये बात उसको जानना होगी। तो कोई भी ऐसा भाई जो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी अन्य संगठन में हो, लेकिन अगर समाज हित की बातें जानना चाहता है, संवैधानिक चीज़ों को समझना चाहता है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो ये थे जेएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल जी खटारा ने अपनी संगठन को खड़ा करने में और कहाँ तक ले जाने में कितनी कठिनाइयों के साथ संगठन मजबूत किया। कई राजनीतियों के साथ कई राजनीति संगठन उसे अपने आवाज़ बुलंद रखते हुए आज 8 वर्ष हो चुके हैं और आज जेएस के लिए एक अच्छा दिन भी है, क्योंकि इस कठिन स्थितियों के साथ वो 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अब उन्होंने अपने अधिकार तमाम चीज़ें जो जेएस के हैं, जो आदिवासियों क्षेत्रों के लिए जिन जो अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और उसके साथ तमाम चीज़ों के मुद्दे की बात की है। और इस तरह के आपको एसएमएस न्यूज़ के साथ बने रहें। इस तरह के हमारे खबरों को देखने के लिए आपने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एसएमएस न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन घंटी या कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखिए। इस तरह की खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।